So once again, good morning, everyone. We are going to continue our chapter 8. Okay. Yes. So next, after the आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर देयर इज अ टॉपिक अबाउट लैंग्वेजेस कि इंडिया में जो है किस किस तरह की लैंग्वेजेस यूज करी जाती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो है इंडिया में लोग जो है यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो है रिलीजन के कल्चर के लोग रहते हैं, तो सबकी लैंग्वेज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस, न्यूमरस मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्री में जो है, मतलब हमारी जो कंट्री में बहुत तरह तरह की जो है लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। सो लैंग्वेज जो है क्या है, इसमें आप देखो कि ईच स्टेट इन इंडिया हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जो स्टेट है सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है ना, और भी तरह तरह के लोग रहते हैं तो सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस। अब तो इंडिया में क्या है, पंजाब के मतलब पंजाबी भी देखने को मिलेंगे हमें, मारवाड़ी भी देखने को मिलेंगे, राजस्थानी भी देखने को मिलेंगे, असामीज भी मिलेंगे, गुजराती भी मिलेंगे। तो इंडिया में जो है डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मींस बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। तो हमें क्या है, बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस अलग अलग तरह की देखने को मिलती है। इवन स्टेट टू स्टेट भी जो है लैंग्वेज चेंज जाती है, आप देखोगे तो अब इसमें क्या बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, यानी कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें इंडिया की जो है सारी चीजों के बारे में मेंशन है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। सो सम ऑफ दीज आर, कुछ आपकी जो शेड्यूल कुछ आपकी जो लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी है, असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, ठीक है। सो स्टेट वाइज स्टेट तो आप लैंग्वेजेस चेंज होती रहती है। मेन जो आपकी है सिटी के अकॉर्डिंग भी लैंग्वेजेस चेंज होती है ना। आप कहीं और सिटी में जा रहे हो तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपको चेंज मिलेगी। आप केरला साइड में जाओगे या साउथ साइड में जाओगे तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है। आप नॉर्थ साइड में आओगे तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी। तो सबकी लैंग्वेजेस जो है अलग अलग होती है। तो इससे ये क्या बता रहा है कि जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि इंडिया के जो पूरी एक जो जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हो इंडिया के बारे में सब कुछ मेंशन है, उसमें जो है 22 तरह की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बताई गई है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए। तो लैंग्वेज के बारे में आपके इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो है आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस राइट डाउन करी गई है, बताई गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी पेंटिंग्स। अब पेंटिंग्स के बारे में बताया कि उस पुराने टाइम में, यानी कि एंशिएंट पीरियड में जो है उनको, बिकॉज लोग क्या करते थे पुराने टाइम में, रॉक केव्स में या ऐसे शेल्टर्स केव्स वगैरह में रहते थे। तो ये आपको देखो एक फेमस केव बताया है कि एंशिएंट केव पेंटिंग एट भिमबेटका, ठीक है। भिमबेटका में क्या है, एक एंशिएंट केव, पुराने जमाने की केव यानी कि गुफा फाउंड हुई थी, जिसमें उनको क्या मिली थी, ये पेंटिंग देखने को मिली थी। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, आप जैसे मंदिरों की दीवारों पे भी देखोगे तो कुछ पेंटिंग्स बनी हुई होती है। तो पुराने टाइमिंग्स में क्या होते थे, लोग जो है अपने केव पे पेंटिंग्स वगैरह करते थे। जैसे उनको कुछ भी, अगर वो कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ कहीं पे वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उन सब का क्या करते थे, वो एक पेंटिंग बनाते थे केव के ऊपर, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे वो इतनी ड्राइंग शीट्स वगैरह अवेलेबल, मतलब उस टाइम ड्राइंग शीट्स वगैरह तो थी भी नहीं। तो क्या करते थे, सिर्फ केव की दीवारों पे अपनी पेंटिंग बनाते थे, जो भी उनको बनाना होता था, जो भी उनको मैसेज करना होता था। तो वो क्या करते थे, केव की पेंटिंग्स, केव की जो दीवारें थी उस पे क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस भिमबेटका के बारे में आप आगे जब 6th क्लास में आओगे तब भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। भिमबेटका जगह है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, पुरानी केव पेंटिंग्स हमें देखने को मिली है, पाई गई है, ठीक है। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, यानी कि बहुत साल पहले क्या होते थे, लोग जो है केव्स के अंदर रहते थे, और उनको कुछ भी अगर बनाना होता था, कुछ भी एक्सप्रेस करना होता था अपने बारे में या कुछ भी, तो वो क्या करते थे, केव की वॉल्स पे पेंट करके एक्सप्रेस करते थे चीजों को, ठीक है। So later during the medieval period, fine miniature paintings were painted. छोटी-छोटी बहुत miniature means छोटी paintings वगैरह भी paint करी गई. So these paintings are much smaller than, अभी miniature paintings क्या होता है, miniature नाम से ही पता चल रहा है कि छोटी paintings, ठीक है, refers to a small beautiful handmade painting. As you can see in this picture कि miniature painting कौन सी होती है, जो refers to a small, छोटी होती हैं, beautiful paintings होती हैं, ठीक है। सो दीज पेंटिंग्स आर यूनिक, ये यूनिक होती है बिकॉज इनका जो डिजाइन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो देखोगे आप, एक एक चीज जो है बहुत अच्छे से बनाई गई है। जो देखो आप, इसमें एक छोटे छोटे डॉट्स और ये सब कितने बहुत ही एकदम बारीकी से बनाए जाते हैं, बहुत ही ध्यान से बनाए जाते हैं, ठीक है।
सो अब यहाँ पे बताया कि जो मुगल रूलर थे, जो कि आपका आगे अगेन 6th क्लास में आएगा, जो हम और जानेंगे कि उसमें मुगल रूलर में एक जहांगीर नाम के जो है किंग थे, ठीक है, उन्होंने इस पेंटिंग को बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो इसमें अभी हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मिनिएचर पेंटिंग्स होता क्या है, ठीक है। ये सब आगे आपकी चीजें हिस्ट्री में आएगी जो 6th क्लास में। अभी जस्ट एक नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन और एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा है, ओवरव्यू भी नहीं कह सकते, आपको कुछ बस ऐसे लाइंस बता रहा है कि उस टाइम पे ये चीजें होती थी, ठीक है। सो आप इन मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड मैंने आपको बताया था आपकी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो पुराने जमाने में तो लोग क्या करते थे, केव्स की उस पे दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे। फिर मेडिवल पीरियड में क्या हो गया, धीरे धीरे वो मिनिएचर पेंटिंग करने लग गए, ठीक है। फिर अभी मॉडर्न पीरियड की बात करें, सो इन मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री मेनी अदर पेंटिंग स्टाइल्स डेवलप। ऑब्वियसली आज के टाइम में हम देखेंगे तो बहुत सारी पेंटिंग की स्टाइल्स जो है डेवलप हो गई है, ठीक है। तो अब कुछ वेल नोन पेंटर्स के नाम बताए हैं इस पीरियड में, यानी कि मॉडर्न पीरियड के वेल नोन पेंटर्स जो है, जैसे राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अबिंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। देन अमृता शेरगिल, ये 3 नेम्स भी यू हैव टू रिमेम्बर कि मॉडर्न पीरियड के जो फेमस या वेल नोन पेंटर्स हैं वो कौन कौन है, राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। तो ये आपको पेंटिंग के बारे में बताया कि एकदम स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो पेंटिंग में ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं थी, लोग केव्स पे पेंटिंग करते थे। देन मेडिवल पीरियड में क्या हो गया, मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हो गई। फिर मॉडर्न पीरियड में और भी पेंटिंग के स्टाइल्स डेवलप हुए, ठीक है। फिर उसमें बता दिया आपको वेल नोन पेंटर्स कौन कौन से, राजा रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर एंड अमृता शेरगिल। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं पेंटिंग के। ये पेंटिंग जो अमृता शेरगिल ने बनाई है, ये मुगल का मिनिएचर पेंटिंग है, ये केव्स का। तो आपको देखो तीनों टाइम पीरियड के जो है पेंटिंग दिखा दी। ये आपका एंशियंट पीरियड है, ठीक है, ये आपका मेडिवल पीरियड का पेंटिंग है, ये आपका मॉडर्न पीरियड का पेंटिंग है, ठीक है। तो तीनों पीरियड की आपको जो है बता दिया है। फाइन, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज अबाउट द म्यूजिक। अब म्यूजिक में भी आपको पता है कि बहुत सारे फोक म्यूजिक्स वगैरह होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी भी स्टार्टिंग का हुई थी, पुराने टाइमिंग से स्टार्ट हुई थी। जैसे हमने पढ़ा था कि लिटरेचर या जो उनको अगर कुछ फोक या सॉन्ग्स या पोएम्स वगैरह कन्वे करना होता है तो वो क्या करते थे पुराने टाइम में, ओरली कन्वे करते थे, है ना। तो अब ये जो चीजें हैं पुराने जो म्यूजिक्स हैं वो भी हमें कहाँ से मिले, कहीं ना कहीं से उनकी स्टार्टिंग हुई थी पुराने टाइम से। सो हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक आर द मेन फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म है, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया से जो है लोकेट करता है, यानी कि वहां से निकल के आता है। सो आप याद रखेंगे कि ये क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदुस्तानी एंड क्लासिकल म्यूजिक आर द मेन सोर्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया, ठीक है। ये आपका क्लासिकल म्यूजिक जो है कहाँ से फॉर्म हुआ है, यहाँ से फॉर्म, यानी कि यहाँ से निकल के आया है। सो अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताएं आपको, म्यूजिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, तानपुरा हो गया, फ्लूट हो गया, सितार हो गया, और भी बहुत तरह के जो है आपके म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए गए हैं, जिसकी जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ठीक है। India has also rich tradition of regional music that includes tribal and folk music. Again, the same thing कि India जो है बहुत ज़्यादा diversified है, यानी कि इसमें different different तरह के लोग हैं, different religion है, different culture है, तो बहुत सारे तरह के हमें traditional music भी देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके जो religion music है वो भी हमें अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें ट्राइबल म्यूजिक भी ले सकते हो, फोक म्यूजिक भी ले सकते हो। So folk music is played while celebrating the harvest or major event in life such as birth and marriage. तो जो फोक म्यूजिक है, ठीक है, वो कब कोई मेजर या कोई बड़ा इवेंट होता है जिसको सेलिब्रेट करते हैं, तब जो है फोक म्यूजिक जो है आप कह दो कि बजाए जाते हैं। जैसे आपके घर में कभी शादी होती है, कुछ होता है, ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं, जो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो फोक म्यूजिक्स होते हैं, वो उस टाइम पे शादी के टाइम पे या किसी के बर्थ के टाइम पे जो है वैसे गाने बजाए जाते हैं। तो ये चीजें आपने एक्सपीरियंस करी होगी, कभी आपने देखा होगा तो, है ना। तो सम फॉर्म ऑफ रीजनल म्यूजिक, अब कुछ रीजनल म्यूजिक के नेम्स बता रहा है, जैसे राजस्थान में लोटिया नाम का रीजनल म्यूजिक चलता है या फेमस है, ठीक है। देन रसिया गीत ऑफ उत्तर प्रदेश, मंदो ऑफ गोवा एंड अमानीवारी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो ये कुछ आपके जो है रीजनल म्यूजिक है कि हर रीजन के अलग अलग, जैसे राजस्थान साइड में
इस तरह का रीजनल म्यूजिक चलता है। उत्तर प्रदेश में रसिया गीत का जो है रीजनल म्यूजिक चलता है। वैसे गोवा में भी अलग टाइप का जो है रीजनल म्यूजिक है। तो सब जगह का अलग अलग रीजनल म्यूजिक है, सब जगह के अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ट्रेडिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सबने अपना अपना जो है म्यूजिक बना रखा है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो फोक म्यूजिक है वो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब आप कुछ बड़ी चीज, कुछ बड़ा इवेंट सेलिब्रेट करते हो, लाइक बर्थ एंड मैरिज, तब आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फोक म्यूजिक, जो आपके रिलीजन, आपका जो म्यूजिक है, आपकी जो पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड जो म्यूजिक है आप वो प्ले करते हो। जैसे पंजाबी लोग पंजाबी सॉन्ग प्ले करते हैं, या पंजाबी सॉन्ग जो है वैसे उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो मारवाड़ी गाने बजाते हैं शादियों में, और तो वो सब चलता है। ठीक है, फोक म्यूजिक क्या होता है आपको बता दिया मैंने। फाइन, यस, नाउ हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। Emerging regional cultures, Indian music and regional developments. We have come here to visit the Museum of Fine Arts. I particularly wanted to introduce all of you to the advances made in the field of classical music in the medieval period of Indian history. Come, let us find out more by going to the Hall of Classical Music. I have heard that the arrival of the Turks in India was the reason behind the introduction of new musical instruments such as the rabab and sarangi. Let's find out. This is a sarangi reena. The Turks were influenced by the rich Arabic, Central Asian and Iranian traditions of music, which led to the introduction of many new elements in Indian music. New modes and scales along with new musical instruments became common. You are right, Neha. Come here and see this painting of Amir Khusro. Do you know who he is? He is remembered in history as a prolific poet and is credited with creating a new form of literary composition known as ghazal. What was Amir Khusro's contribution to classical music? Qawwali, as a form of devotional singing, was introduced and developed by him. Children, the Bhakti and Sufi traditions played a crucial role in the development of music. The rise of Sufism and its emphasis on music helped musicians. Devotional music developed rapidly. New forms of music such as kirtans, bhajans, Bishnupads and Kabirais became popular because of the Bhakti movement. Who was Tansen? What was his contribution? Tansen graced the court of Emperor Akbar. He was one of the greatest musicians of Hindustani classical music. He created many rags such as Miyan Ki Malhar, Darbari and Miyan Ki Todi. Which kings patronized music? The sultans of Delhi, such as Firoz Shah, were deeply interested in music and got Indian texts such as Rag Darpan translated into Persian. Raja Man Singh in Akbar's court promoted the Dhrupad style of North Indian music. Aurangzeb was an accomplished veena player. The courts in Delhi and the regional centers offered livelihood and patronage to the musicians. As a result of the introduction of new elements such as Perso-Arabic scales, airs and modes, the musical traditions of the north and the south gradually began to diverge and differ. Classical music in North India came to be known as Hindustani music, while classical music in South India came to be known as Carnatic music. We learnt a lot by coming to the museum with my uncle. Thank you, uncle. Let's leave now. जो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडियन, इसलिए उसको जो है नॉर्थ इंडिया का जो है इसलिए हिंदुस्तानी म्यूजिक कहा गया है। कर्नाटिक म्यूजिक जो है वो साउथ इंडिया के साइड से है, ठीक है, बट दोनों जो है क्लासिकल म्यूजिक ही है। बस उन्होंने क्या किया, जो नॉर्थ साइड का जो म्यूजिक है, नॉर्थ साइड का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको हिंदुस्तानी नाम दिया है, और जो साउथ साइड का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको कर्नाटक कहा गया है। ठीक है,
तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक जो है वो कौन से किस साइड के लिए डिनोट किए गए हैं, ठीक है। और जो फोक म्यूजिक है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे आपको प्ले करने मतलब देखने को मिलता है कि कहाँ पे ये सब चीजें प्ले होती है। इज दैट क्लियर? यस, चलिए नेक्स्ट इज डांसेस। तो हमने देखा है कि बहुत तरह के जो है डांसेस भी होते हैं, अलग अलग तरह के जो है डांस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो बहुत देयर आर 7 मेजर क्लासिकल डांसेस ऑफ स्टाइल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 7 क्लासिकल मेजर स्टाइल्स हैं आपके इंडिया में, ठीक है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, जो कि कहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम बिलोंग करता है? तमिलनाडु। देन कर्नाटका जो है कथकली, कथकली जो है कर्नाटका का क्लासिकल डांस है, ठीक है। वैसे ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप देख सकते हो कथक हो गया, ओडिसी हो गई, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गई, ठीक है, क्षत्रिय फ्रॉम आसाम। तो ये 7 क्लासिकल जो डांसेस हैं इनके नेम्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि 7 क्लासिकल डांसेस के नेम बता दो, 2 बता दो और 3, तो कुछ भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन अदर देन दीज वी हैव मेनी फोक डांसेस। फोक डांसेस भी बहुत सारे हैं, हर एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग अलग है, ठीक है। फोक डांसेस मैंने आपको बताया था यूजुअली सेलिब्रेट हैपनिंग इन डेली लाइफ, कुछ भी डेली लाइफ में कुछ अच्छा हैपन हो रहा है, ठीक है, या कुछ अच्छा सा बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ टर्न ऑफ सीजन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइमिंग पे जो क्या है फोक म्यूजिक जो है बजाए जाते हैं, ठीक है, या फोक डांस जो है किया जाता है। तो सम ऑफ देम आर गिद्दा भांगड़ा फ्रॉम पंजाब। तो ये पंजाब का जो फेमस फोक डांस है गिद्दा और भांगड़ा। गरबा एंड डांडिया रास जो है गुजरात से है। देन घूमर एंड नौटंकी आर फ्रॉम राजस्थान। सो ये कुछ फोक डांसेस हैं जो कि डेली लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए होता है, या जैसे जैसे सीजन्स में चेंज आते हैं तो उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए फोक डांसेस वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। आपको क्लासिकल डांस ध्यान रखना है, ठीक है, वो अलग होता है। क्लासिकल डांस में क्या होता है आपका नृत्य शास्त्र भी बोला जाता है इसको। तो ये आपको अलग, इसके कुछ लॉज वगैरह होते हैं, डांस करने के लिए कैसे मूवमेंट्स आपके होने चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और फोक डांसेस जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है आपके जो जो आप देख सकते हो, जैसे ये गिद्दा हो गया और भांगड़ा हो गया, ये सब चीजें जो है आपकी आती है, ठीक है। So what is the folk dance? The dance form that belongs to a particular region, जो एक particular region से ही belong करता है, ठीक है, which showcase the traditional life of the people of that region, यानी कि जिससे हमें उस particular जो region है या जो particular area है उनके ट्रेडिशनल लाइफ का पता चलता है, उसको जो है हम फोक डांस कहते हैं। जैसे गरबा, भांगड़ा, बिहू एंड लावनी आर फोक डांस। जैसे लावनी का होता है महाराष्ट्र साइड में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा, ये गरबा गरबा आपको कहाँ गुजरात साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। और भांगड़ा, बिहू, ये सब अलग अलग जगह के फोक डांस है, अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया के फोक डांसेस हैं, ठीक है। और इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है? इनको ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में ही, हर एक डांस की जो है अपनी अपनी कॉस्ट्यूम है, तो उसको उसी तरीके से जो है उसी ड्रेस में जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो फोक डांस का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि एक ऐसा डांस फॉर्म जो आपके पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर एरिया की जो है ट्रेडिशनल लाइफ को शो करने के लिए, ठीक है। सो ये आपका फोक डांस होता है। और क्लासिकल डांस में क्या डिफरेंस होता है कि क्लासिकल, जस्ट वेट, क्लासिकल डांस refers to a traditional dance form that are sourced from religious texts। अब इसमें क्या होता है कि ये एक तो बहुत पुराना है, ठीक है, जो आपका क्लासिकल डांस है वो बहुत ज्यादा पुराना डांस है, ठीक है। प्लस इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ है ना लाइक एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आप जो है उसको उसके ट्रेडिशन को शो कर रहे हो, ये पूरा ओवरऑल जो है आपके ट्रेडिशन को शो करता है, पूरा जो इंडिया के जो ओवरऑल का जो ट्रेडिशन है उसको शो करता है। सो इंडिया हैज 8 मेन क्लासिकल डांस फॉर्म, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इतना पुराना क्लासिकल, मतलब ये इतनी पुरानी चीज है, यानी कि क्लासिकल डांस जो है एंशिएंट पीरियड से चलता हुआ आ रहा है। सो ये स्टिल जो है भी पॉपुलर भी है और इंडिया में परफॉर्मेंस भी होती है इनकी। सो देयर आर भरतनाट्यम हो गया। अब भरतनाट्यम, उड़ीसा, कथक, कथकली, मोहित्यम, कुचिपुड़ी, क्षत्रिय और मणिपुरी, ये जो है कुछ आपके क्लासिकल डांस है जो पुराने टाइम से अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और पुराने टाइमिंग की जो हमें बुक्स वगैरह मिली थी उसमें भी इनका जो है अभी तक मेंशन हुआ है। ये बहुत पुराने टाइम पीरियड से जो है चलते हुए आ रहे हैं। आप जब आगे जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा,
कि कितने टाइम पीरियड से जो है चलते आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डांसेस। इसके ऊपर भी एक हमारा वीडियो है, वो भी हम देख लेते हैं। Also, the body and foot movements are very rigorous. This dance performance is accompanied by the playing of a drum known as chenda. Wow! Though interesting, Mama, but this dance form seems to be really a difficult one. I wouldn't know for sure. I have never tried my hand at it. Next is Mohiniyattam. Mohiniyattam is also a classical dance form of Kerala. It is based on the theme of love and devotion to God. Its hero is always Lord Vishnu. It is a drama in dance and verse. Its costume is similar to that of Bharatanatyam dance form. Pretty close, but it's easy to differentiate between the two. True. Next is this dance form called Odissi. Did it originate in Odisha, Mama? You're right. Odissi is a classical dance form in Odisha. It is based on devotion to Lord Krishna. The verses of Geet Govinda are used to depict love and devotion to God. Odissi dancers use their head, bust, and body in soft flowing movements to express specific moods and emotions. That must be really hard to keep swaying. How many more? 2 more to go, Manipuri and Kuchipudi. Manipuri is one of the most graceful dance forms. The dance is based on the theme of Ras Leela, which dealt with the dances of Krishna, Radha and the gopis. Kuchipudi is a classical dance form of Andhra Pradesh and it does share a few common elements with Bharatanatyam. It is accompanied by Carnatic music. Its theme is usually centered on mythological stories from Hindu epics. All the classical dance forms that are being taught in this class are done. Have you decided on which one you're interested in? I am fascinated by Kathak as of now. But you still have to tell me all about painting. The art of painting flourished and reached a new zenith under the Mughal dynasty. By the 15th century, the kingdoms of Malwa, Gujarat and Jaunpur emerged as important centers of art. Humayun commissioned 2 Persian master painters, Mir Sayyid Ali and Abdus Samad, to illustrate manuscripts for him and to tutor Prince Akbar. He then established a Tasveer Khana under these master painters. It also had painters from different regions and backgrounds who worked together. This brought in the Mughal school of painting, a style that was a fusion of Indian, Central Asian and Persian traditions. Wow! But what would they usually paint? The usual stuff they did during the day, like hunting scenes, crossing a river, seizing a fortress, and scenes from the royal court. You know, bright colors like peacock blue and red were popular. Did Akbar grow up to be a good painter? He did, but his son Jahangir outdid him at painting. He was a great patron of painting and loved nature. He also funded a huge studio of an artist. Portraits were painted in large number during his reign. Some famous painters of his time were Behzad, Daswant, Balchand, Basavan, Govardhan, Inayat, Kanha, Manohar, Mansoor, Nanha and Shankar. I am going to look up for the works of these painters on the internet next. They are going to be really expensive paintings in today's date. सी यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है हिस्ट्री में जाके बहुत सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से टाइप के डांसेस हैं, कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं, कौन कौन से जो है फोक डांस हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल में आपकी आगे की क्लासेस में आएगा, वो हम तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नॉर्मल चीजें दी हुई आपको जिनके बारे में आप सिर्फ वही ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर? सो
सिर्फ सब आपको एक जनरल नॉलेज की इंडिया का जो कैसा कल्चर, कैसा जो उसका हेरिटेज है, उसके कैसे ट्रेडिशन है, कैसे क्या उसकी परंपरा है जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, तो वो सब चीजों के बारे में आपको बताया है। वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ, बट वो सब चीजें चेंजेस कैसे हुई वो हम आगे जब जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में आएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे हिस्ट्री में, नो डाउट। ठीक है, तो now the next topic is UNESCO World Heritage Sites in India. अब UNESCO क्या होता है? ठीक है, so full form of UNESCO is also very important, so you have to underline this कि UNESCO का full form क्या होता है? United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization. ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इनका क्या काम होता है, इनका जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक आप कह दो कि आप उसको कैसे कह सकते हो कि एक जो है ग्रुप बनाया गया। ठीक है, ये ग्रुप क्यों बनाया गया, ताकि हम जो है हमारे जो पुराना जो कल्चर चलता आ रहा है, जो हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है, उसको जो है हम सेव कर सके, उसको जो है हम बचा सके, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसका भी ध्यान रखने को। अगर हम ऐसी चीजों को छोड़ देंगे तो कोई उसका ध्यान नहीं रखेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो है आपका यूनेस्को जो है बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, जिसमें आप क्या होता है कि आपको आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें होती है, उसमें रूल्स होते हैं, और आपके नेचुरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें और कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका 1972 में सेटअप हुआ था। ठीक है, सो इट सीक्स टू आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, यही मैंने आपको बताया, ये आपके कल्चर को, आपके हेरिटेज को, आपके जो नेचुरल हेरिटेज है उन सबको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रिजर्व करती है, पूरे अच्छे से उनको संभालती है। ठीक है, तो ये यूनेस्को वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए ही बनाया गया था। सो इंडिया हैज 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू द 2019 देखें। ठीक है, 30 आर जो कल्चरल्स है, 7 नेचुरल्स हैं, और 1 इज बोथ कल्चरल एंड नेचुरल साइट। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर द वर्क ऑफ यूनेस्को, कि यूनेस्को का जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो क्या होता है, हमारे आइडेंटिफाई करना, प्रोटेक्ट करना हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यू हैव टू रिमेम्बर, और ये कब सेटअप हुआ था, इन 1972। बस यही 2-3 चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ध्यान रखनी है। ठीक है, यूनेस्को का क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, जैसे आपका जो वाइल्ड लाइफ के बारे में कि जो हमें 1 हॉर्न डायनासोर है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज इन दी काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपका असम में है। इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न डायनासोर। यहाँ पे क्या है, जिनके 1 हॉर्न डायनासोर यानी कि जिनके एक सींग है, वैसे डायनासोर जो है पाए जाते हैं बहुत ही लार्ज नंबर पे। ठीक है, और क्या क्या हमें देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, टाइगर्स, एलिफेंट, डियर्स, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड देयर। ठीक है, तो बहुत सारे जो चीजें हैं, बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। देन नेक्स्ट इज दी, आपको छत्रपति शिवाजी का टर्मिनस बताया कि ये पुराने टाइम की बिल्डिंग है, जब हम पढ़ रहे थे, है ना। तो ये किसने बनाई थी, किसने डिजाइन करी थी, विक्टोरिया टर्मिनस ने बनाई थी। ठीक है, जो कि बनवाई थी उन्होंने, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जिसको क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहा जाता था, जो मुंबई में बनाई गई थी। किसने बनाई गई थी, ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने बनाई थी, जो FW स्टीवंस थे। ठीक है, ये कब बिल्ड हुई थी, ये 1878 में बिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है, आप देख सकते हो, ये ब्रिटिश के टाइम पीरियड का जो है कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें अब आपको बता रखी है कि जो पुराने एंशिएंट पीरियड से आपके चलती हुई आ रही है। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स हैं, जैसे आज के टाइम में भी हमें ये अजंता केव्स देखने को मिल जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कालका शिमला का जो रेलवे है, ये भी उस टाइमिंग का, पुराने टाइम का बना हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ का आपको बताया रखा है कि ये फोर्ट जो है चित्तौड़गढ़ का, तो ये भी एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड के टाइमिंग का है। ठीक है, देन ये अंबर फोर्ट जो है वो सबने देखा होगा, जयपुर में है। देन ये कुछ चर्चेस हैं जो गोवा के आपको बताया, एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये बहुत सारी एंशिएंट पीरियड की चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी अभी भी। ठीक है, सो
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अजंता केव्स इज इन महाराष्ट्र, ये फोर्ट है जो कि चित्तौड़गढ़ का है, क्योंकि हो सकता है आपको पिक्चर्स दे दे और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कहाँ पे है ये फोर्ट। देन आमेर फोर्ट जो आपका जयपुर में है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ आपका इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का जो चैप्टर है दैट इज द चैप्टर 8 वो यहीं खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया के कुछ रिलीजन्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन्स है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है इंडिया से रिलेटेड ही चीजें दी गई है आपको। पहले हमें इंडिया का कल्चर और हेरिटेज बता दिया, देन उनके रिलीजन के बारे में बता दिया, फिर नेक्स्ट में हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा इंडिया से रिलेटेड चीजें ही है। इस पर्टिकुलर जो पार्ट है ना आपका सिविक्स वाला, उसमें यही है। Okay, so now our chapter 8 is completed.